इस्लामिक आतंकवाद पे प्रहार करने के लिए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे प्रहार करने के लिए और जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट जम्मू कश्मीर में चल रही थी उसे खत्म करने के लिए 370 और 35 का खात्मा करना बहुत जरूरी था। लेकिन 370 और 35 खत्म करना केवल एक पहला अनिवार्य कदम था, जिसके बाद 10 कदम आपको उठा के 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना था। तो आप जानते हैं कि 2015 के बाद 18 तक बीजेपी की पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार रही और इस सरकार के चलते एक एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ था। यानी बीजेपी पीडीपी जो आइडियोलॉजिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक एजेंडा ऑफ अलायंस गवर्नेंस का तय किया था, जिसमें भाजपा ने पीडीपी को लिख के दिया था कि 370 को हाथ लगाने की बात तो छोड़िए, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। यानी भाजपा ने पूरे तरीके से अपनी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उसे सरेंडर किया था। तो भाजपा और पीडीपी की सरकार टूटने के बाद केंद्र सरकार ने इसका खात्मा किया। लेकिन 2015 से 18 के बीच में स्वयं हम एकम सनातन भारत दल का काडर, जो पहले एकजुट जम्मू के नाम से यहाँ जाना जाता था, एकजुट जम्मू और उसके बाद एकम सनातन भारत ये बना पैन इंडिया लेवल पे, तो उन्होंने ग्राउंड पे संघर्ष किया 370 और 35 को खत्म करने के लिए। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमने संघर्ष किया? क्योंकि संघ और भाजपा ने लिखित में दिया था कि 370 पे हम चर्चा भी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, 370 और 35 को सशक्त करके रखेंगे, क्योंकि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलानी थी। और ये एजेंडा ऑफ अलायंस आप गूगल में भी टाइप करेंगे तो इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। स्पेशल स्टेटस के बारे में उसमें क्या लिखा है पढ़ के कोई भी व्यक्ति जान सकता है। तो 370 और 35 के खिलाफ खासकर मैं वन ऑफ द पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में जो 35 के खिलाफ जंग लड़ रहा था। तो आप ये जानते हैं कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में डेट आती थी तो किस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी और उसके अगेंस्ट पूरे देश में एक माहौल बन जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो माहौल बनने के चलते सरकार को ये लगा कि यहां से वोट बटोरे जा सकते हैं शायद। तो 370-35 को खत्म करने के लिए सरकार ने लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की, पार्लियामेंट के माध्यम से 370-35 खत्म हुआ। बहुत हमें खुशी हुई कि संघर्ष रंग लाया है और ठीक है, बीजेपी की भी एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन थी कि इसे हम खत्म करेंगे। लेकिन उसके बाद ही हमने कहा कि 370 और 35 को खत्म करने के बाद आपको 10 कदम और आगे की डायरेक्शन में उठाने हैं ताकि 370 और 35 की एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जाए। यानी अलगाववाद को पूरे तरीके से खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन है उनका खात्मा किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज है उसका सशक्तिकरण हो, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज को 370 और 35 के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके आपने जो होस्टेज करके रख दिया है टू द सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम, वो चीज खत्म हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने 370 और 35 से खत्म करने के बाद मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण के चलते और मुस्लिम, खासकर कश्मीरी मुस्लिम के प्रेशर के चलते यह तय किया कि 370 और 35 को हम बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। आप ये जानते हैं कि 370-35 खत्म होने से पहले, जब तक 370-35 था, कोई भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो 370 और 35 के खात्मे के बाद ये परिस्थिति तो बदलनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने के बाद ही जैसे ही कश्मीरी सेपरेटिस्ट मुस्लिम लॉबी का प्रेशर आया, नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेके और जम्मू कश्मीर में 2 कानून इंट्रोड्यूस किए। पहला कानून इंट्रोड्यूस किया डोमिसाइल का, कि अगर आप जम्मू कश्मीर में नौकरी सरकारी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो कम से कम 15 साल से लगातार अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आप दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे। दूसरा, इन्होंने एक एसआरओ निकाला जिसमें ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में अगर जमीन प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसे एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट तहसीलदार से लाना पड़ेगा। और तहसीलदार को ये हिदायत दी कानून के माध्यम से कि तुम एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को इशू करोगे जो वो व्यक्ति या उसकी उसकी फैमिली है, वो व्यक्ति अगर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जमीन होल्ड कर रहा है। तो 370 और 35 के चलते कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था, नौकरी प्राप्त कर नहीं सकता था, सेटल हो नहीं सकता था प्रॉपर्ली। तो मुझे बताइए, आज की परिस्थिति जब 370 और 35 खत्म हो गया है, क्या आप जमीन खरीद सकती हैं? क्या आप जमीन होल्ड करती हैं जम्मू कश्मीर में पहले से? क्योंकि आप कर भी नहीं सकती थी। तो बैकडोर से इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। 370 और 35 जम्मू कश्मीर को भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट के रूप में निर्मित करता था। उसका कारण यह था कि 370 और 35 इंट्रोड्यूस करने से पहले शेख अब्दुल्ला और मुस्लिम लॉबी ने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 370 और 35 के माध्यम से भारत का यानी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। 370-35 यही कहता था ना कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, इसलिए इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अलग झंडा, अलग संविधान होगा। स्टेट विद इन अ स्टेट, जिसका आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म, जिसका आधार वही था जो पाकिस्तान के निर्माण का आधार था। तो 370 और 35 के माध्यम से 47 में पाकिस्तान बनने की जो मूवमेंट थी, पाकिस्तान बना के खत्म नहीं की गई थी, उसे कंटिन्यूएशन में रखा गया था। और उसके जो सीड्स थे वो जम्मू कश्मीर के रूप में भारत की सेकुलर धरती के अंदर रोप दिए गए थे। 370-35 से एक मुस्लिम स्टेट का संरक्षण करता था, नरिशमेंट करता था। लेकिन आपने देखा कि इन्होंने
लेकिन पार्लियामेंट में भी इन्होंने यही कहा, अमित शाह ने बड़ी डींगे हाँक के ये कहा कि ये डेवलपमेंट रोकता था, ये महिलाओं के अधिकारों पे डाका डालता था। ये कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान की मूवमेंट की कंटिन्यूटी थी। और फिर ये इन्होंने तय कर लिया मुस्लिम अपीजमेंट के चलते कि 370-35 को हमने खत्म तो कर दिया पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लेकिन अब इसे बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। 370 और 35 के माध्यम से ऐसा इकोसिस्टम बना था जो ये सुनिश्चित करता था दिल्ली और कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली एज एन इंडियन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा और लोकतंत्र की कमान यानी पॉलिटिकल पावर वो कश्मीरी मुसलमान के पास रहे। मुस्लिम वर्ड में इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि मुस्लिम सब नेशनलिज्म के आधार पर ही स्टेट का निर्माण हुआ था। ये सेक्युलर स्टेट नहीं थी, ये एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट थी। तो देखिए 370-35 से खत्म होने के बाद मुस्लिम सेपरेटिस्ट लॉबी से हटके सत्ता का कंट्रोल, लोकतंत्र का कंट्रोल राष्ट्रवादी समाज के पास आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल स्टेट में जहां पे अलगाववाद, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म एक समस्या है, वहां पे 370 और 35 को खत्म करने के बाद आप सत्ता का केंद्र जो है वो वहां से उठा के कम से कम राष्ट्रवादी अपने देश के लोगों के हाथ में सौंपोगे। लेकिन और ये कंट्रोल किस तरीके से किया जाता था? एंश्योर सेंसस ऑपरेशंस तक को फज करके हमने पब्लिक डोमेन में लाके ये एस्टैब्लिश किया कि 2011 का, 2001 का, 1981 का, 1961 का जितने भी सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में हुए, क्योंकि 370-35 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक सेंसस कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता था जो सारी फिडलिंग और फजिंग करता था अब्दुल्ला के कहने पे, मुफ्तियों के कहने पे, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता रहनी थी। हमने साबित कर दिया कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। 370 और 35 से आपने खत्म किया है, 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन मत करवाइए। डिलिमिटेशन मतलब क्या कि आज जब डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा पोस्ट एब्रोगेशन, तो कितनी सीटें कश्मीरी मुसलमानों को दी जाएंगी, कितनी सीटें जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज को दी जाएगी, ये तय होना था। 90 मेंबर असेंबली की डिलिमिटेशन होनी थी। हमने कहा कि 2021 के सेंसस के आधार पर करवाओ, फेयर सेंसस है। जम्मू संभाग, राष्ट्रवादी संभाग जो है 10 जिले, इसका एरिया 3 गुना बढ़ा है कश्मीर वैली से। सारे पैरामीटर्स को एस्टैब्लिश करके हमने कहा कि आप 90 में से 50 सीट्स जम्मू संभाग को दे सकते हो और 40 सीटें आप कश्मीर को दोगे। और भाजपा ने लिखित में ये मानने के बाद, जब हमने सबूत रखे कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, प्रो मुस्लिम है, हिंदुओं की, सिखों की जनसंख्या को 10-10 लाख तक घटा दिया है। रेट ऑफ ग्रोथ, जो डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ होता है, उसमें जो एनॉमलीज थी जब हमने सामने रखी, तो बीजेपी ने लिख के डिलिमिटेशन कमीशन को दिया कि हाँ, बीजेपी भी एज अ पार्टी मानती है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, एंटी हिंदू है, एंटी जम्मू है, एंटी नेशनलिस्ट है, प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो मुस्लिम है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि मैं 2011 के सेंसस के आधार पर ही जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाऊंगा, और 47 सीट्स कश्मीर को दे दी और राष्ट्रवादी समाज को 43 सीट्स पे सीमित कर दिया। अब जम्मू संभाग में भी मुस्लिम पॉकेट्स हैं, 10 के करीब सीटें बनती हैं, जो एनसीपीडीपी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 100% जाती है। तो इफेक्टिवली 90 में से 57 सीट्स कश्मीरी मुस्लिम सेपरेटिस्ट लॉबी के पास है, जो डिस्गाइज्ड है एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, और 30-32 सीटें जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के पास हैं केवल, जो 50 और 40 हो सकता था। तो 370-35 से खत्म करने के बाद 2020-21 में डिलिमिटेशन करवाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया कि जम्मू कश्मीर में पुनः 370 और 35 से पहले वाला ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करके रखेंगे, और लोकतंत्र की कमान, सत्ता का चेहरा, सत्ता का पूरा लिवर्स का कंट्रोल वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट मुसलमान को देंगे। तो मुझे बताइए 370 और 35 के खात्मे के बाद क्या बदला? आपको 10 कदम आगे बढ़ा के वो करना था। डेमोग्राफिक चेंज का, लैंड जिहाद का मामला है जिसकी रिवर्सल की दिशा में आपने कदम उठाने थे, आपने उसे प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। रोशनी कानून जो स्वयं मैंने खत्म करवाया, जिस कानून के माध्यम से सरकारी भूमि पे हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को स्थापित किया जा रहा था, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय, यानी जमीनें वापस लेने के बजाय, जो 6 साल के संघर्ष में हमने ऑर्डर करवाया, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और ये कह दिया कि गरीब मुसलमान है जो उन्होंने घेरा डाल दिया, हम उस घेरे को रेगुलराइज करना चाहते हैं क्योंकि एक घर बना के बैठे हैं, और इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया, प्लस स्कीम इंट्रोड्यूस करने की बात कर दी। रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स और धड़ल्ले से यहां पे बढ़ी। सरकारी संस्थानों में, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे और, लेबर का काम देना और उनके लिए स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस करना, फिर उनके आधार कार्ड बनाना, ये सरकार यहां पे कर रही है। और 370-35 के खात्मे के बाद कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये डींके हाँकना बिल्कुल शुरू किया है कि कश्मीर जो हमेशा जिसके पास सत्ता की कमान रही, कश्मीर जिसका टूरिज्म हमेशा वर्ल्ड फेमस रहा, और राष्ट्रवादी समाज या जम्मू संभाग के बारे में किसी ने बात नहीं की, वहां पे ये बताते हैं कि देखिए इतने टूरिस्ट आ गए, इतने हेलीकॉप्टर, इतने जहाज वहां पे लैंड कर गए, और देखिए टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कश्मीर में। कश्मीरी मुसलमान की आर्थिक स्थिति, मुसलमान की आर्थिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही कहते हैं जो ऑलरेडी मजबूत है, जिसके पास हमेशा से सत्ता की कमान रही, जिसने 80% सरकारी नौकरियां कश्मीर में ही दी। चाहे आप मेरिट में हैं, मेरिट में नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो 20% में ही आपको रहना, चाहे कितने भी मेरिटोरियस है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप जम्मू संभाग के रहने वाले हैं।
तो उनके सशक्तिकरण के लिए फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। आप हमेशा देखेंगे कश्मीर G20 की मीटिंग हुई, वर्किंग ग्रुप जो टूरिज्म पे था वो कश्मीर में आया, वो जम्मू संभाग में नहीं आया, जबकि जम्मू। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नॉर्मलसी को दिखाने का प्रयास भी कश्मीरी मुसलमान की सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ही करते हैं, और ये नॉर्मलसी का आधार बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स को। पिछले साल 100 लोगों को आतंकियों ने मारा था, इस साल केवल 70 को मारा है। देखिए हमने 30 कम किया है, पिछली बार 200 थे, इस बार 150 हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की गेम खेल के आपको बताने का प्रयास करते हैं कि चीजें अंडर कंट्रोल है, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन है मुस्लिम, वो धड़ल्ले से बढ़े हैं, सरकारी मदद से बढ़े हैं। जमाते इस्लामी जो बैन हुई, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथ ना डालने का जो निर्णय है वो सरकार ने लिया, यानी कागजों पे बैन है, ग्राउंड पे पूरा काम कर रहे हैं। अहले हदीस जो लश्कर तैयबा की मदर आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे बैन लगाने के लिए हम इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, उस पे बैन नहीं लगा रहे हैं। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे वो हिंदुस्तान और हिंदुओं की डिस्ट्रक्शन के बारे में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और जिहाद प्रोड्यूसिंग टेरर फैक्ट्रीज होने का काम करते हैं, वो सरकारी मदद से यहाँ पे चलती है। उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाती है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का चोला उन्हें पहना के पुलिस वाले और आर्मी वाले अपने साथ बैठा के शांति का प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग यही है कि जमाते इस्लामी हो, अहले हदीस हो, सरकार इन्हें काम करने दे अपना जो कर रही है, इनसे रिश्ते अच्छे रखे, इनको इस्तेमाल करके केवल हिंदू किलिंग्स को टॉलरेबल लिमिट्स में रखे। यार 100 मत मारना, 10-12 मार देना। तो टारगेटेड किलिंग्स भी जम्मू कश्मीर में इसी कारण से लगातार चल रही है। बड़ी बात, हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित ना, रिकॉग्नाइज ना करना, ये अगली विफलता है 370-35 के खात्मे के बाद। 90 में हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हुआ, जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, पॉकेट्स में हुआ। आप जानते हैं हिंदू नरसंहार को भारत सरकार क्या कहती है? पलायन। जेनोसाइड को भारत सरकार आधिकारिक तौर पे माइग्रेशन कहती है, क्योंकि अगर जेनोसाइड ऑफिशियली कहेगी तो जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत कानून बना के कश्मीरी मुसलमान को पनिश करना पड़ेगा। कश्मीरी मुसलमान को अगर पनिश करेगी तो इंडियन स्टेट और कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट का जो अनहोली कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा केवल मुसलमान ही रहेगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो कश्मीरी मुसलमान के साथ अपीजमेंट या कॉम्प्रोमाइज के चलते हैं, इस पैराडाइमल कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार नहीं, माइग्रेशन कहते हैं। It's a declaration of war on the civilization of India by the state of India. So that is something we are fighting against while sitting in J&K. So we are the victims of jihad. और भारत सरकार जिहाद को एक सेक्युलर चोला पहना के उसी को फर्दर परपेचुएट करने का काम करती है। 370 और 35 से खत्म करके केवल एक डाइवर्जनरी टैक्टिक इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। अदरवाइज पाकिस्तान ISI की बी टीम, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम जम्मू कश्मीर में भारत सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से पिछले 70 साल से कर रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 10 गुना स्पीड से उसी दिशा में आगे बढ़ा है।